अस्सलामुअलैकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप सो यू विल बी फ़ाइन। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये ना आपकी जो पहली असेसमेंट हो रही है ना उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ये कन्फ्यूजन में हैं कि सर आपने जो हमें नोट्स दिए वो तो चैप्टर नंबर 3, 5 और 7 के दिए, लेकिन जो हमारी असेसमेंट आप ले रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3, 5 और 6 में से ले रहे हैं। तो बेटा आपको 3 और 5 के तो ऑलरेडी हैं ना आपके पास नोट्स, और जो चैप्टर नंबर 6 मैंने आपको 2 लेक्चर इस चैप्टर पे दे चुका हूँ, ठीक है ना। जितना मैंने लेक्चर इस चैप्टर पे दे दिए उसी में से पेपर बनेगा आपका, ठीक है ना। चाहे इसकी एक डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन, जितनी भी हमने बेसिक इसका पढ़ लिया वो हो गया। चैप्टर नंबर 7 नहीं होगा आपका जो असेसमेंट का बेटा पेपर है, चैप्टर नंबर 3, 5 और 6 होगा, ठीक है। और 6 में बेटा मैं दोबारा फिर आज रिवाइज करवा देता हूँ। चैप्टर नंबर 6 जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसी में से बेटा आपकी असेसमेंट होगी, आगे नहीं पढ़ेंगे। फिर आज जितना हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ लिया आपको ब्रीफली थोड़ा थोड़ा करके ना मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो है जी वर्क एंड एनर्जी। तो बेटा इसके हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, वर्क और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वर्क। तो बेटा वर्क क्या होता है, ठीक है ना। वर्क आपको बताया था बेटा द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क, और वर्क को बेटा डब्ल्यू से आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को बेटा आप डी से भी शो करते हैं, आपकी बुक में ना एस से शो किया गया है, तो फासले को बेटा एस से भी शो कर सकते हैं, तो इसलिए बेटा आप इधर एफ एस लिख दें, ओके। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क। और इसके बाद बेटा आपको जैसे बताया, जैसे आपने डेफिनेशन लिखनी है, इसका यूनिट भी लिखना है, क्वांटिटी भी लिखनी है, सिंबल भी लिखना है। अब वर्क की डेफिनेशन करेंगे बेटा, दी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क, ठीक है ना। अब इसकी बेटा आप क्वांटिटी लिखेंगे, कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है बेटा, सिंबल इसका कैपिटल डब्ल्यू होता है, ठीक है ना। और ये मैं थोड़ी एब्रीवेशन लिख रहा हूँ बेटा, कैपिटल क्यू लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन आपने स्पेलिंग पूरी लिखनी है। क्वांटिटी QUANTITYOSYMBOL सिंबल, यानी कि आपने स्पेलिंग पूरी लिखनी है, ठीक है। और इसका बेटा जो यूनिट होता है, यूनिट जो होता है इसके बेटा वो जॉल भी होता है, जिसको कैपिटल जे से शो करते हैं। और अगर आप बेटा इसके फार्मूले से इसका यूनिट निकालेंगे ना, जैसे कि अभी हमने फार्मूला इसका लिखा है जी, वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट एस, ठीक है। तो बेटा फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और बेटा डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो बेटा इस तरह जो वर्क का यूनिट है वो न्यूटन मीटर भी होता है, और वर्क का यूनिट जॉल भी होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने करनी है। इसका यूनिट जॉल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है। ये MCQ आता होता है बेटा बोर्ड में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने एक और चीज़ बेटा याद रखनी है, जो एनर्जी का यूनिट है वो भी जॉल ही है, ओके। क्योंकि ये वर्क और एनर्जी आपस में रिलेट करते हैं, इसलिए वर्क का यूनिट भी जॉल है और एनर्जी का यूनिट भी जॉल है, ओके। अब बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे बेटा कि वर्क मैक्सिमम कब होता है, वर्क डन मैक्सिमम कब होगा और वर्क डन मिनिमम कब होगा, ठीक है ना। इधर आपको मैंने बेटा 2 प्लेन्स बनाकर एक्सप्लेन किया था, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट जब भी आएगा ना इसके साथ बेटा हमेशा कोस लगता होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसके साथ साइन लगता होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल होता है उसे वाई एक्सिस कहते हैं। अब बेटा जब भी आपने वर्क का फार्मूला लिखेंगे एफ डॉट एस, ठीक है, और जब भी डॉट को ख़त्म करेंगे तो बेटा डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेटा आप वर्क की डेफिनेशन करते हैं जी, जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उसको कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहिए। और अगर बेटा आपकी बॉडी, क्योंकि ये देखना एफ एस से क्या मुराद है कि आपकी बॉडी के ऊपर फोर्स लगी है और उसने क्या कवर किया है, सम डिस्टेंस कवर की है। अगर देखें आप बेटा कोई भी चीज़ पकड़ कर खड़े हुए हैं तो आप वर्क कर रहे हैं, नॉट, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर कर रहे हैं। तो फिज़िक्स के अंदर बेटा वर्क की डेफिनेशन यही है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगती है तो उसको कम से कम कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहिए, देन वी विल बी कॉल्ड वर्क डन, फिर वर्क डन होगा। अदरवाइज अगर आप घर में बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं जी मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ, लेकिन आप स्टिल चेयर पे बैठे हुए हैं, आप वर्क नहीं कर रहे बेटा,
क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट आपका कवर नहीं हो रहा। तो फिज़िक्स के अंदर हम पढ़ते हैं जब भी वर्क उस टाइम डन होगा जब भी किसी बॉडी के ऊपर बेटा फोर्स लगती है और कम से कम यानी कुछ ना कुछ वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान, ठीक है ना। उसका यानी कि ये ब्लॉक है, इसके ऊपर आप फोर्स एफ लगा रहे हैं, अगर वो इधर से इस पोजीशन में जाएगा तो बेटा आपका वर्क डन होगा। ओके, तो ये बेटा हम इसको हॉरिजॉन्टल डिस्कस करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कौन सा एंगल आता है? कॉस थीटा। तो इसलिए हम इधर लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा। अब आप बेटा अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू निकालेंगे ना, अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे ना तो कॉस 0 होता है 1, और अगर थीटा की वैल्यू बेटा 90 रखेंगे ना तो कॉस 90 रखेंगे तो वो आ जाएगा 0। यानी कि अगर देखें वर्क मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा होगा बेटा 0 डिग्री। ओके, वर्क मैक्सिमम कब होगा बेटा? जब कॉस होगा 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पे कॉस 1 होता है। और मिनिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी, तब हमारा जो वर्क होगा 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोस 90 0 होता है और कोस 0 1 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? जब 1 हम रखेंगे इसका मतलब मैक्सिमम है, जब हम 0 रखेंगे तो इसका मतलब क्या है? वर्क डन भी मिनिमम। अच्छा बेटा, जो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है 1 जूल, ठीक है ना। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेटा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या आपको याद रखने का बेटा? जब भी 1 जूल, 1 एम्पेयर, 1 वोल्ट, 1 न्यूटन फोर्स जो भी आपसे पूछे तो बेटा इसका सबसे अच्छा और आसान बेटा इसका जो याद करने के तरीका वो ये होता है, सबसे पहले ना आप जिसका ये यूनिट है ना उसका फार्मूला लिखें। अब जूल है, ये किसका यूनिट है बेटा? वर्क का। तो वर्क का बेटा फार्मूला लिखते हैं F.S, ठीक है। इसी तरह लिखते हैं ना, इनका फार्मूला लिखने के बाद आपने इनके बेटा ऐसा यूनिट लिखने हैं। वर्क का ऐसा यूनिट क्या है बेटा? जूल। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। और बेटा डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। तो अब आप एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं? 1 जूल, तो 1 इसके साथ भी लिखा दें, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। तो आपके पास ये फार्मूला बन गया है, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं जी 1 जूल इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, इस तरह आप लिखेंगे। ओके, तो 1 बेटा आप इस तरह लिख सकते हैं अगर चाहें तो। तो आप आपने इसको पढ़ना कैसे है? आपने बेटा इस तरह पढ़ना है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि तब वर्क डन जो होगा 1 जूल तब होगा जब कितनी फोर्स किसी बॉडी पर लगेगी? 1 न्यूटन, और उसको कितना डिस्प्लेस करेगी? 1 मीटर डिस्टेंस तक। तो बेटा वो उसके ऊपर जो लगने वाली होने वाला जो वर्क है वो क्या होगा? 1 जूल होगा। यानी कि अगर एक फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है ना, ये बॉडी हमारे पास, इसके ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर यानी कि 1 न्यूटन फोर्स लगाई है, इसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर की है, तो इसके ऊपर जो हमारा वर्क होगा ना बेटा वो वाला ना 1 जूल होगा। ओके, वो जो वर्क होगा वो 1 जूल होगा। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो बेटा आपने वर्क वाला जो आर्टिकल है ना उसमें आपने बताना वर्क मैक्सिमम कब होगा, वर्क मिनिमम कब होगा, और इसके साथ बेटा आपने ना ये जो 1 जूल की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। आप जो नेक्स्ट है हमारा बेटा वर्क के साथ हम किसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा? एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एनर्जी की क्या डेफिनेशन होती है बेटा? किसी भी चीज़ के काम करने की सलाहियत बेटा एनर्जी कहते हैं। देखें अब आप खुदा न खासा बीमार हो जाते हैं, आपसे बोला नहीं जाता, तो आपके अंदर उस टाइम एनर्जी नहीं होती, आप काम नहीं कर सकते, थक जाते हैं, तो उस टाइम भी आपके अंदर एनर्जी नहीं होती। यानी कि अगर किसी के भी काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। आप कह सकते हैं बेटा आ बॉडी पोसेस द एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क, ठीक है ना। कोई भी अगर बॉडी वर्क करने के काबिल उस टाइम होगी जब बेटा वो कुछ ना कुछ काम कर सके, फिर उसके अंदर एनर्जी होगी। अब बेटा एनर्जी बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन इसकी जो मेजर टाइप्स होगी ना बेटा वो एक मेजर टाइप्स होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी उसमें आती है, ठीक है। और जो दो इसकी दूसरी टाइप है बेटा इसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। एक काइनेटिक एनर्जी और सेकंड इसकी बेटा पोटेंशियल एनर्जी है। तो सबसे पहले बेटा आपने जैसे इनका नाम सुना है ना आपको इसका फार्मूला आना चाहिए। आपके नोट्स के ऊपर भी मेंशन मैंने किए हुए। काइनेटिक एनर्जी का बेटा फार्मूला इसका जो एब्रीविएशन है के कैपिटल और ई कैपिटल लिखते हैं इक्वल्स टू हाफ mv का स्क्वायर आप लिखेंगे। ओके, और बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसको बेटा कैपिटल P और कैपिटल E से शो करते हैं और इसका फार्मूला होता है mgh। ओके, अब बेटा सबसे पहले नो वी विल डिस्कस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी इसकी बेटा हम डेफिनेशन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बेटा किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से,
किसकी वजह से बेटा? मोशन की वजह से। फॉर एग्जांपल बेटा, आ कार मूविंग, एक कार मूव कर रही है तो उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। आप हैम्बर से किसी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस होगी। आप किसी गेंद है, बॉल है आपके पास बेटा, आप उसको दूर उसके ऊपर फोर्स लगा कर फेंक रहे हैं तो बेटा आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसकी एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है ना? यानी कि द एनर्जी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से बेटा जो भी एनर्जी होगी उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे और उसका फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है। जस्ट आपने ये इतने याद करना। ठीक है? सेकंड बेटा आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? इसकी भी आपने डेफिनेशन करनी है। ठीक है ना? जो इसकी डेफिनेशन है बेटा, ये पोजीशन से रिस्पेक्ट होती है, यानी कि वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी की पोजीशन के रिस्पेक्ट हो, यानी कि कोई भी बॉडी की पोजीशन, यानी कि अगर वो ऊंचाई पर पड़ी हुई है, क्योंकि हम इसका बेटा जो फार्मूला पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं ना, mgh। आप m इधर क्या है बेटा? मास ऑफ द बॉडी, जो आप बॉडी उठा रहे हैं, और g इधर क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। जब भी कोई बॉडी की बेटा ऊंचाई की बात होगी तो ये ग्रेविटेशनल g की वैल्यू यूज़ होगी, और ये h क्या है? हाइट पे यूज़ कर रहा है, हाइट को शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपके जो घरों पे पानी वाली टैंकी ऊपर पड़ी होती है ना, उसके अंदर कौन सी उसकी एनर्जी होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर प्रोसेस होती है। ठीक है? तो ये बेटा दो इसकी बेसिक डेफिनेशन ये आपने करनी है। और इसके बाद ना काइनेटिक एनर्जी का एक बेटा प्रूव है। ये ना डेफिनेशन हैं सारी, ये जो अभी हमने डिस्कस की है ना, वर्क की डेफिनेशन की है, वर्क की टाइप्स की हैं, फिर 1 जूल की डेफिनेशन की है, एनर्जी की डेफिनेशन की है, फिर इसकी 2 टाइप्स पढ़ी हैं। 2 टाइप्स के अंदर बेटा हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है, फिर हमने बेटा पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, उनके फार्मूलाज पर हैं, डेफिनेशन पढ़ी है। ये बेटा लॉन्ग बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक हमने जितना कर लिया है बेटा। सब शॉर्ट क्वेश्चन में, बोर्ड में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पेपर्स में भी बेटा आपसे ये ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो अब हम बेटा इसका जो लॉन्ग आर्टिकल है ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? वो है आपका प्रूव डैट द काइनेटिक एनर्जी को हमने प्रूव करना है। ओके? अच्छा बेटा, अब हम प्रूव करने लगे काइनेटिक एनर्जी, और ये ना लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है बोर्ड में भी। ठीक है ना? डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, राइट इट्स फार्मूला एंड इट्स डेरिवेशन, ये कैलकुलेशन। ठीक है ना? वो तीनों में से कोई एवियन के तीनों चीज़ें पूछी होती हैं मुख्तलिफ एंगल से, लेकिन आपने लिखना ये होता है। जब भी बेटा आपने ऊपर सिर्फ ये लिख देना है, कंसिडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल स्पीड, यानी कि एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देनी है, इसकी थ्योरी लिखते वक्त। ठीक है ना? वो थ्योरी आपने अपने पास से लिख देनी है, यानी कि आपने कहना है एक बॉडी है जी, वो यहाँ से एक पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करती है। जब कोई भी बॉडी बेटा मूव करना स्टार्ट करती है तो उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होती है, जिसको वी आई से शो करते हैं। उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी वी होती है, वो इधर से मूव करना शुरू होती है एंड एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है। जिस पॉइंट पर आकर रुकते हैं बेटा, वो इसकी कौन सी वेलोसिटी होती है? फाइनल वेलोसिटी। जब आकर वो रुक गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये सारा आपने बेटा डाटा इसके थ्योरी में लिख देना कि एक बॉडी थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी थी, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है विद पैसेज ऑफ टाइम। तो बेटा आप इधर यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इक्वल्स टू वर्क डन, यानी कि एक बॉडी जिसकी काइनेटिक एनर्जी है उसने कुछ ना कुछ वर्क डन किया है ड्यू टू इट्स मोशन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा वो किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से होती है। आप लिखें काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एफ डॉट एस, जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। ओके? तो आपने यानी कि इतना लिख लेना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एफ डॉट एस। अब आपने ये वाला डाटा बेटा अपना लिखना है, यानी कि इसके मुताबिक हम लिखते हैं जी इनिशियल वेलोसिटी बेटा उसकी 0 आ गई है, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बेटा इनिशियल वेलोसिटी इसकी v है बेटा, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 आ जाएगी। और इधर आप न्यूटन का थर्ड लॉ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड लॉ बेटा इसको डील करते हैं ना कि जब भी कोई बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं वो मूव करता रहता है। कब तक करता है? जब तक उसको कोई फोर्स आगे से रेजिस्टिव फोर्स रोक नहीं देती। और जब भी कोई भी बॉडी बेटा अपनी जगह पर उस टाइम तक पड़ी रहती है जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, इसलिए हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करते हैं। ऊपर आप इसके ऊपर बेटा हेडिंग भी देंगे, नाउ वी विल यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन से बेटा आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि A=F/m आ जाएगी। ओके? लेकिन बेटा आगे बुक में ना ये माइनस लगा हुआ है फोर्स के साथ। ठीक है ना? ये एक्सेलरेशन माइनस में, वो क्यों है? आप देखें, जैसे कि बेटा एक बॉडी ने मूव करना शुरू किया है, तो जैसे वो उसने मूव करना शुरू किया था तो स्टार्ट में बेटा उसकी स्पीड तेज़ थी, लेकिन जैसे जैसे वो आहिस्ता होती गई आखिरकार रुक गई है। यहाँ पर जब वो मूव करना स्टार्ट की तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी ना, फिर विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ये मूव करती गई इसको फ्रिक्शन का सामना हुआ, ये स्लो डाउन होती गई। ठीक है ना? अगर जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है? रिटार्डेशन एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन डिक्रीज़ करता है,
ठीक है ना, जो इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन पढ़ते हैं आप, ठीक है, जो कि आपने बेटा पीछे पढ़ा हुआ है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है या रिटार्डेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, इस वजह से बेटा ये हम इसके साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब हम इक्वेशन के मोशन को बेटा यूज़ करेंगे, उसकी मोशन को यूज़ करने के लिए अच्छा तो बेटा ये हमारे ना न्यूटन की थर्ड इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना। आप देखें हमने बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं यूज़ की, सेकंड क्यों नहीं की, थर्ड ही क्यों यूज़ की है, तो बेटा उसका ये आंसर है क्योंकि फर्स्ट जो इक्वेशन आप लिखेंगे ना वी एफ इक्वल्स टू वी आई जमा ए टी, उसमें टाइम रिक्वायर होता है, हमारे पास इधर टाइम नहीं रिक्वायर, इसलिए वो नहीं यूज़ करेंगे। जब हम सेकंड वाली बेटा यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी टाइम आता है, एस इक्वल्स टू वी आई टी, ठीक है ना, इसलिए इधर भी टाइम रिक्वायर नहीं, हम सेकंड इक्वेशन भी नहीं करेंगे, इसलिए हम बेटा जिसमें टाइम रिक्वायर नहीं होता वो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जस्ट, तो हम बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। उसको इक्वेशन नंबर कोई भी इक्वेशन जिसके थ्रू आप पैटर्न से चल रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 या 4 जो इसका नंबर आता है वो दे देंगे। उसके बाद बेटा आप लिखें पुटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन देन वी विल गेट ए की वैल्यू बेटा एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू अभी निकाली थी, एफ ओवर एम निकाली थी, साथ में बेटा ये एस इट इज़ आ जाएगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट वाला एस इट इज़ आ जाना है। वी एफ जो है बेटा आपने इधर ये क्या रखी हुई है, ज़ीरो हमारी आई है, ज़ीरो का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और इधर वी आई क्या रखी हुई है, वी रखी हुई है, तो बेटा वी आई की जगह वी रख लेंगे, इसका स्क्वायर आएगा। ओके, अब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एफ ओवर एम भी एज इट इज़ आ जाएगा, साथ ऐसे भी ऐसे लिख लेंगे। अब जीरो का स्क्वायर बेटा जीरो होता है ना, और ये माइनस वी का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब ये वाला जो माइनस है ये वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और एक बात इधर बेटा आपने याद रखनी है, अक्सर बोर्ड के पेपर में बेटा मार्किंग के दौरान ये बात देखी जाती है, आप ना इक्वल्स टू चाहे मैथ कर रहे हैं ना, इधर -5 लिखा हुआ है, इधर -8 लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब आप अक्सर बच्चे ना माइनस को कैंसिल कर देना बेटा इस तरह छोटे से निशान से कैंसिल कर देते हैं, वो फिर प्लस का बेटा साइन बन जाता है। जब भी आपने इसको बेटा कैंसिल आउट करना है तो बेटा आपने ना इसके साथ लंबी लाइन लगानी है, इस तरह लंबी लाइन लगानी है, ताकि पता चले आपने माइनस माइनस कैंसिल आउट किया है, बजाय इसके वो प्लस का साइन बन जाए, ठीक है। जैसा कि ये देखें मैंने आपके सामने बेटा माइनस माइनस को इस तरह कैंसिल किया। ओके, जब कैंसिल कर देंगे तो बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास बचेगा 2f ओवर m और s इक्वल्स टू v का स्क्वायर आ जाएगा। अब m डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, m v का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हमें बेटा इधर 2 जो है आप देखें ना f डॉट s हमें सिर्फ इधर चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, m v का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। ओके, अब अगर हम बेटा इसके ऊपर नज़र दौड़ाएं तो f डॉट एस हमने शुरू में किसके इक्वल रखा था, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही रखा था ना, ये देखें इधर भी वही चीज़ है, यानी कि हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव काइनेटिक एनर्जी, हमने बेटा किसके इक्वल रखी थी, f डॉट एस के। हाँ, अब हम f डॉट एस की जगह बेटा काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और ये बेटा हाफ इसको अलग से लिख लेंगे, और साथ में ये वाला एम वी का स्क्वायर आ जाएगा। हैंस प्रूव द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो बेटा आपने चैप्टर नंबर 6 में वर्क की डेफिनेशन और बेटा एनर्जी की डेफिनेशन कर लेनी है, वर्क मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, 1 जूल की डेफिनेशन, और ये काइनेटिक एनर्जी जो अभी हमने प्रूव की है बेटा, इस तरह ये डेफिनेशन के साथ साथ आपने ये सारा करना है, और जितना अभी हमने इस लेक्चर में पढ़ा है बेटा चैप्टर नंबर 6 का पेपर में उतना ही इंक्लूड होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।